Hello students, welcome back to the lecture. I hope you all are doing great. So now we'll proceed with our next lecture of partnership. So without wasting any time, we'll start with the topic kinds of partners. Partners कितने तरीके के होते हैं? पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट क्या है? एक्चुअल, एक्टिव और ऑब्स्टेंसिबल पार्टनर। नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव पार्टनर मींस जो डे टू डे ऑपरेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा, जो बाकी थर्ड पार्टीज को, बाकी सबको पता है कि ये पार्टनर है, दैट इज एक्टिव पार्टनर। मींस वो जो भी पार्टनरशिप के डे टू डे ऑपरेशन है सब में पार्टिसिपेट कर रहा है, हर बंदे से मिल रहा है, मीटिंग्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसको हम और क्या कहते हैं? एक्चुअल पार्टनर एंड ऑब्स्टेंसिबल पार्टनर। ये कौन से होते हैं? जिन्होंने मनी अपना लगा रखा है बिजनेस में, हु इन्वेस्ट मनी, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। इन पार्टनर के केस में सबसे मैंडेटरी चीज क्या होती है? मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म इन ऑर्डर टू एब्सॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। मींस पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी। मैम पब्लिक नोटिस मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर लेट से, तो और मैं उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ कि मैं बिजनेस में भी इन्वॉल्व हूँ, मैं प्रॉफिट और लॉस भी शेयर कर रही हूँ, एंड यू कैन से कि मैंने पैसे भी दे रखे हैं, मैं डेली किसी थर्ड पार्टी से मिलती भी हूँ, जिसके बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, अग्रीमेंट्स करती हूँ। जनरली आप समझो कि क्या होता है बिजनेस में, कि आपके फेस के भरोसे बहुत बार पार्टी जुड़ती है आपसे, कि उन्हें पता है कि मैं इस पार्टनरशिप में हूं, इसलिए वो जुड़ रहे हैं इससे। और एक्टिव पार्टनर पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, तो उसके फेस पे बहुत लोग भरोसा करके जुड़ते हैं। इसलिए जब भी वो निकले उस फर्म से, जब भी वो रिटायरमेंट ले उस फर्म से, उसको बहुत जरूरी है कि वो पब्लिक नोटिस दे कि हाँ अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? कि अब मैं इस डेट के बाद से यहाँ पे पार्टनर नहीं हूँ। तो ये बहुत मैंडेटरी होता है, जिसकी वजह से अगर मैंने लेट्स से कि रिटायरमेंट के लिए बता दिया कि मैं इस डेट के बाद यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर नहीं हूँ, तो जो भी यू कैन से कि थर्ड पार्टी है, उसको अगर उस चीज की नोटिस है, तो मेरी रिटायरमेंट के बाद के जो भी एप्स हैं, जो अदर पार्टनर्स कर रहे हैं, जो भी डेट ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए लायबल नहीं रहूंगी। बट हाँ, अगर मैंने पब्लिक नोटिस नहीं दी और सामने वाली थर्ड पार्टी को लगा कि मैं स्टिल इस पार्टनरशिप में मेंबर हूँ, और उसने क्या करा, कुछ भी यू कैन से कि अग्रीमेंट कर लिया या फिर कुछ भी बिजनेस करा मेरे साथ, तो वो मेरे को पर्सन, वो थर्ड पार्टी लायबल बना सकती है, क्योंकि उसने मेरे भरोसे वो यू कैन से कि ट्रांजेक्शन करी है। तो इसलिए पब्लिक नोटिस देना बहुत मैंडेटरी होता है। अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हो, तो इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट भी आप उन अदर पार्टनर्स के आपके लिए लायबल रहोगे। नेक्स्ट इज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। नाम से ही पता चल रहा है, स्लीपिंग पार्टनर जो सोता रहता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि सो रहा है, मतलब हम मीन्स इनएक्टिव है, इट्स नॉट एक्चुअली सोना। तो स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? जो मनी इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट में शेयरिंग करते हैं, लेकिन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। आप ये बताओ, जो बंदा डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, उसको पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट होगी क्या? जी नहीं। किसी को पता ही नहीं कि वो पार्टनर है, इन्वेस्ट कर रखा है, प्रॉफिट ले रहा है, बट डे टू डे फंक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो किसी को पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में पार्टनर है उस फर्म का, तो उसे पब्लिक नोटिस देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट इसकी लाइबिलिटी हाँ अनलिमिटेड ही होती है, पब्लिक नोटिस देने के बिना भी वो रिटायर हो सकता है। और जैसे ही
ये पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया, एग्जिट ले लिया, वैसे ही इसकी सारी की सारी जो भी लायबिलिटी है फर्म की रिटायरमेंट के बाद की जो भी होंगी वो सीज हो जाएंगी। पहले के एक्ट के लिए लायबल होगा बट आफ्टर एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? जिसने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम दे रखा है। क्या दे रखा है? नाम। मीन्स वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, ना ही उसने इन्वेस्ट कर रखा है, ना ही वो पार्टिसिपेट करता है, बट अपना नाम दे रखा है बिजनेस और फर्म को। मीन्स नाम दे रखा है मतलब कि लेट्स से कि एक बहुत बड़ा कोई पर्सन जिसके नाम से ही सामने वाला पर्सन को ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है कि हाँ जी ये इस पर्सन का है तो मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ, ये सही होगा, मेरे पास से इसके किया हुआ ट्रांजेक्शन कभी डूबेगा नहीं, पैसे तो मेरे को वापस आ ही जाएंगे। तो दैट इज नेम लैंडिंग, कि अगर किसी पर्सन ने अपना सिर्फ नाम लैंड कर रखा है तो दैट इज नॉमिनल पार्टनर। ये लायबल होता है किसको? थर्ड पार्टी के लिए लायबल होते हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम के भरोसे तो वो ट्रांजेक्शन कर रहा है ना, तो दे आर लायबल एंड दे रिक्वायर टू गिव पब्लिक नोटिस। वही सेम कॉन्सेप्ट, नाम दे रखा है, उनके नाम के भरोसे पता नहीं कितनों ने ट्रांजेक्शन करी है, तो दे आर द लायबल फॉर द पब्लिक नोटिस। अगर पब्लिक नोटिस नहीं देंगे रिटायरमेंट की तो यू कैन से कि वो रिटायरमेंट के बाद भी लायबल रहेंगे। नेक्स्ट इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। नाम से ही पता चल रहा है जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, लेकिन कोई भी लॉस शेयर नहीं करते, दे आर द पार्टनर्स इन प्रॉफिट। मैम ऐसे हम क्यों रखेंगे किसी को? अगर किसी की किसी चीज में एक्सपर्टीज है, हमें उसकी बहुत जरूरत है कि वो हमारे बिजनेस में आए जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करे, तो हम ये कंडीशन मान भी सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जिसके पास बहुत पैसा है, जिसने पैसा ही दे दिया, ठीक है, तो उसको भी हम सिर्फ कह सकते हैं कि ठीक है आप हमें 2 करोड़ 4 करोड़ और एक्स्ट्रा दे दो, वो आप लॉस मत बेयर करना, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट में पार्टिसिपेट ले कंटिन्यूज टू बी लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म। लेकिन थर्ड पार्टी को ये लायबल रहेगा। सब पार्टनर। अब सब पार्टनर क्या होता है? हमने पार्टनर्स सब एजेंट भी पढ़ा था, एजेंट का एजेंट, तो दैट इज सब पार्टनर। पार्टनर का पार्टनर, तो इस केस में मेरा पार्टनर अग्रीज टू शेयर इज प्रॉफिट इन द फर्म विद द थर्ड पर्सन, दैट थर्ड पर्सन इज कॉल्ड अ सब पार्टनर। इट मींस कि इफ ए बी सी डी ये चारों पार्टनर है, उस फर्म का प्रॉफिट आया यू कैन से 1 लाख, चारों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 25,000 ईच, ठीक है। डी ने अपना कोई सब पार्टनर बना रखा है, तो 25,000 अपने हिस्से का इससे बांटेगा, यानी कि 12.5 के। रेशियो डिफरेंट हो सकता है बट दैट इज इन केस अगर इक्वली वाला रेशियो चल रहा है तो। सब पार्टनर मतलब समझ में आया? वो इंडिविजुअल पार्टनर जिसने उस पार्टनर को सब पार्टनर बनाया है, अपना पार्टनर बनाया, उसका शेयर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होगा उस सब पार्टनर के साथ। सब पार्टनर कभी भी फर्म का पार्टनर नहीं होगा। ये कौन होगा? पार्टनर का पार्टनर। इसकी फर्म के लिए कोई भी राइट ड्यूटीज नहीं होगी, ना ही कोई लायबिलिटी होगी, डेट होगा, कुछ भी नहीं होगा फर्म के लिए, क्योंकि वो फर्म का पार्टनर है ही नहीं, वो पार्टनर का पार्टनर है। Neither participate in partnership business nor check the accounts and to claim share. Next is partner by estoppel और holding out. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान से समझना। पार्टनर बाय estoppel क्या होता है और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है, ठीक है। लेट्स से एक फर्म है जो आप लोग सबने मिलके बना रखी है, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म बना रखी है, उसमें आपने मिस्टर एक्स ने यू कैन से कि खुशबू ने लेट्स से कि क्या करा, मेरे को इंट्रोड्यूस कराया एज अ पार्टनर। मैं हूं नहीं उसकी पार्टनर, ये फैक्ट है, ये मेरे को भी पता है कि मैं उस पार्टनरशिप की आपकी पार्टनरशिप की पार्टनर नहीं हूँ, बट शी इज इंट्रोड्यूसिंग मी इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी कि शी इज आवर पार्टनर।
मेरे को पता है वो झूठ बोल रही है, उसे भी पता है, बट मैं उसको डिनाई नहीं कर, उसको मना नहीं कर रही कि नहीं नहीं मैं तो पार्टनर नहीं हूँ, मैं ठीक है जो बोल रही है ठीक है। तो पार्टनर बाय स्टॉपर मीन्स अगर मेरे सामने मेरे को कोई एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस करा रहा है बट मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, तो मैं बाद में भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ कि मैं इनकी पार्टनर नहीं हूँ। मीन्स मैंने अभी तो डिनाई नहीं करा, उसने उसके भरोसे कोई ट्रांजेक्शन में एंटर कर लिया, बाद में पार्टनरशिप हमने डिफॉल्ट कर दिया कि भाई हम तो नहीं पे कर सकते, तो उस केस में मैं भी लायबल रहूंगी, क्योंकि मैंने जब वो ट्रांजेक्शन कर रहे थे, जब मेरे को एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था, मैंने तब नहीं मना करा, तो मैं लायबिलिटी के टाइम पे भी मना नहीं कर सकती। दैट इज पार्टनर बाय स्टॉपर। एंड व्हाट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? पार्टनर बाय स्टॉपर के केस में खुशबू ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के केस में मैं खुद सामने से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, आई एम द पार्टनर ऑफ दैट, जबकि एक्चुअल में नहीं हूँ। फैक्ट है कि मैं नहीं हूँ, बट मैं फिर भी इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, तो दैट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। If the behavior of a person arouses misunderstanding that he is a partner in a firm, then actually he is not. Such a person, if he stopped from later on denying his liabilities for the act of the firm, ये liable होगा किसको? थर्ड पार्टी से। Similarly, if a person who is declared to be a partner when actually is not, does not deny the fact that he is a partner, he being held out as a partner is responsible for all liability of the business. स्टॉपल के केस में कोई और पार्टनर इंट्रोड्यूस करा रहा है, और होल्डिंग आउट के केस में मैं खुद सामने से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। होल्डिंग आउट का मीनिंग होता है टू रिप्रेजेंट बिफोर द स्ट्रेंजर्स, यू कैन सी, और स्टॉपल के केस में रिप्रेजेंटेशन इज मेड बाय पार्टनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज इफेक्ट्स ऑफ होल्डिंग आउट? होल्डिंग आउट के क्या इफेक्ट होता है अगर मैंने किसी को बता दिया कि आई एम द पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप ऑफ, जबकि मैं नहीं हूं, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स? होल्डिंग आउट पार्टनर बिकम पर्सनली एंड इंडिविजुअली लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। सबसे पहले कि मैं पर्सनली लायबल होंगी फर्म के एक्ट के लिए, क्योंकि मेरे भरोसे यार किसी ने वो करा है ना, अग्रीमेंट करा है, किसी ने ट्रांजेक्शन कर दिया, तो मैं तो लायबल होंगी ना, लेकिन वो पार्टनर नहीं है। An outsider who has given credit to the firm thinking him to a partner can hold him liable as if he's a partner is that firm. अगर किसी ने मेरे भरोसे उस फर्म से ट्रांजेक्शन करी तो वो मेरे को लायबल कह सकता है। As the liability of all the partners is joint and several, he can be liable to pay the entire amount, but under the doctrine of subrogation as well as on the basis of he can recover the amount for the partners. मैंने मेरे को तो वो आउटसाइडर क्या कर सकता है? लायबल कर ही सकता है, बट मैं एक्चुअल में तो नहीं हूँ पार्टनर। ठीक है, जो भी एक्ट है मेरी वजह से उसने ट्रांजेक्शन कर, मैं बाद में जो एक्चुअल में पार्टनर्स है उनसे वो क्लेम कर सकती हूँ। जो एक्चुअल में पार्टनर्स है उनको मैं कह सकती हूँ कि भाई मैं पार्टनर नहीं थी, तो मेरा मेरा तो एक तरीके से क्या यू कैन से ना कि बिना किसी पर्पस के ही लॉस होता, बिना किसी पर्पस के ही लायबल होगी, जस्ट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो मैं वो फर्दर रिमेनिंग पार्टनर से अपना ले सकती हूँ पैसा, वो बोल सकती हूँ कि मैंने इस पर्सन का डेट क्लियर करा है, तो मेरे को मैं उस आउटसाइडर के शूज में आ जाऊँ, आई एम द क्रेडिटर फॉर दैट पार्टनर बेसिकली। एक्सेप्शंस क्या है होल्डिंग आउट के? द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस, जहां पे केसेस ऑफ टॉर्ट कमिटेड बाय पार्टनर्स, जहां पे किसी और पार्टनर ने कोई टॉर्ट कमिट कर रखा है, तो वहां पे मैं यू कैन से लायबल नहीं होंगी, जस्ट कि मैंने कह दिया कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो आई एम नॉट लायबल। इट डज नॉट एक्सटेंड टू बाइंड द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर वेयर अ पर्सन स्टेट द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म। लेट्स से कि ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, वो फर्म चला रहे, एक की डेथ हो गई, तो वो तो उसके बाद लायबल नहीं होगा ना, इवन तो बी और सी ने एबीसी के नाम पे ही चला रहे थे,
बट ए को हम डेथ के बाद तो लायबल नहीं कर सकते ना, जस्ट बिकॉज उसका नाम चल रहा है और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने ओल्ड फर्म के नाम पे ही चला रहे हैं, न्यू फर्म का नाम नहीं लिया, तो डेथ के केस में भी लायबल नहीं होगा। where the holding out partner has been adjudicated insolvent, जहां पे जिसने रिप्रेजेंट करा था वो खुद ही इंसॉल्वेंट है, तो वो कहां से लायबल होगा। तो दीज आर द एक्सेप्शंस टू होल्डिंग आउट। यस, नेक्स्ट इज माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। इसमें एक केस है मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये वाला केस सबको याद होना चाहिए। इसमें क्या कंक्लूजन निकला था कि माइनर का अग्रीमेंट ऑल टुगेदर वॉइड होता है, इनफोर्सेबल नहीं होता है। और पार्टनरशिप का एसेंशियल एग्रीमेंट क्या, एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि अग्रीमेंट होना मैंडेटरी है। बट इस केस में क्या होता है कि माइनर के पास जो भी राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं वो थ्रू गार्जियन आते हैं। एंड ये आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में भी अपने कि माइनर पार्टनर बन सकता है क्या। तो यस, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, with the consent of all the partners। और पार्टनरशिप फर्म बन नहीं सकती, पार्टनरशिप फर्म क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। आप सोचोगे मैं माइनर को लेकर ही फर्म बना दूं, तो आप नहीं बना सकते। ठीक है, दीज आर द टू मेन पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है रिगार्डिंग द माइनर पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है कि नहीं हो सकता। दीज आर द मेन पॉइंट। माइनर के क्या क्या राइट होते हैं, अग्रीड शेयर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, he can bring the suit for account and his share when he intends to sever his connection with the firm but not otherwise। वो सूट भी फाइल कर सकता है अकाउंट्स देखने के लिए अपने शेयर के लिए, अगर उसने डिसाइड करा है कि वो फर्म से फर्दर एग्जिट लेना चाहता है, फर्दर फर्म के साथ ज्वाइन नहीं रहना चाहता, तो उस केस में वो एग्जिट के लिए भी जा सकता है। तो सूट फाइल कर सकता है अपने शेयर के लिए, जो भी उसका शेयर का प्रॉफिट में उसके लिए, एंड अकाउंट्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइनर क्या हमेशा के लिए माइनर रहता है, जी नहीं। मेजर तो होगा, वो 18 साल का हो गया तो मेजर होगा। तो उस केस में क्या होगा, माइनर हु वाज एडमिटेड ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी विद इन 6 मंथ, उसको कितने टाइम दिया गया है, 6 महीने, ऑफ द अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी और व्हेन ही कम्स टू नो ऑफ हिज बीइंग सो एडमिटेड व्हिच एवर इज लेटर। मतलब कि जहां पर उसको या तो उसकी मेचोरिटी की डेट आ गई यहाँ, या फिर जहां पर उसको इंटीमेशन मिली कि वो एज अ माइनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करा गया, विच एवर इज लेफ्ट, दोनों में से जो भी है, चाहे तो मेजर हो गया या फिर जहां पे उसको उसके नोन में आया फैक्ट कि उसको एज अ पार्टनर एडमिट करा गया है, एज अ पार्टनर लिया गया है पार्टनरशिप फर्म में, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको इलेक्ट करना है कि whether he wants to become a partner or sever his connection with the firm, कि वो पार्टनर रहना चाहता है कि एग्जिट लेना चाहता है। He may give public notice of election to continue or repeated, but if he fails to give any public notice within the period, he will be deemed to have been elected to become a partner in the firm। यानी कि माइनर से मेजर होते ही या फिर जैसे ही उसको पता चला कि मेरे को एज अ पार्टनर एंट्री दे दी गई है, एज अ पार्टनरशिप फर्म में ले लिया गया, उसको 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक को बताना है कि वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है फर्म में कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर उसने नहीं बताया तो वो डीम्ड मान लिया जाएगा कि ही इज, तो वो डीम्ड मान लिया जाएगा कि ही इज पार्टनर। yes, next is liabilities of minor। वन सेकेंड, यस, तो माइनर की लाइबिलिटीज क्या क्या रहने वाली हैं, माइनर किन किन एक्ट्स के लिए लाइबल रहने वाला है। शेयर इन लाइबिलिटी, a minor partner's liability is confined only the extent of his share in the firm।
जितना उसका शेयर है, जितना उसको हम प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं, लेट्स से 10%, 20%, उतना ही शेयर उसका लायबिलिटी के लिए लायबल होगा। उससे ज्यादा हम उससे नहीं ले सकते। जैसे हमने पार्टनर्स के केस में पढ़ा कि दे आर पर्सनली लायबल, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट दैट्स नॉट द केस ऑफ माइनर। माइनर के केस में माइनर की लायबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड, जो कि उसके शेयर तक ही लिमिट रहती है। नेक्स्ट इज पर्सनल लायबिलिटीज, जहां पे माइनर ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी एलेक्ट करे कि हाँ वो अब पर्सनल, यू कैन से कि एज अ पार्टनर एडमिट होना चाहता है, तब उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? हमारी पर्सनल लायबिलिटी, कि अब से वो पर्सनली लायबल होगा जब उसने इलेक्ट करा टू बिकम अ मेंबर। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्शन बाय मेंबर व्हेन ही कम्स टू इज एडमिटेड इन। इस केस में वही है कि अगर वो इलेक्ट नहीं करता है, उसने डिसाइड करा कि आई वांट टू सेवर माय कनेक्शन विद द फर्म, तो उस केस में उसकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिट ही होगी फ्रॉम विद टिल द डेट उसने पब्लिक नोटिस आपकी नहीं दी। इफ ही बिकम्स और इलेक्ट्स, हिज पोजीशन विल बी एज अंडर। उसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होगी? सब कुछ फुल फ्लेज्ड एक पार्टनर की तरह होगी। पर्सनली लायबल होगा सिंस ही वाज फर्स्ट एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। His share and property remains the same share of profit and property as was before unless altered by agreement। और अगर, तो हमने पढ़ा कि अगर उसने इलेक्ट करा कि यस आई वांट टू बिकम अ पार्टनर, तो उसकी राइट्स एंड लायबिलिटी सेम हो जाएगी किसकी? जैसे जो एक फुल फ्लेज्ड पार्टनर की होती है, वो पर्सनली लायबल होगा सारे एक्ट्स के लिए फॉर्म के। नेक्स्ट, उसका प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी में जो भी शेयर है वो सेम रहेगा अनलेस उसको चेंज ना किया जाए। नेक्स्ट, अगर उसने इलेक्ट करा नॉट टू बिकम अ पार्टनर, उसकी राइट्स एंड लायबिलिटी जो भी माइनर की थी वो जब तक उसने पब्लिक नोटिस नहीं दी तब तक ही रहेंगी, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएंगी। हिज शेयर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, उसका शेयर भी लायबल नहीं होगा आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। इज एंटाइटल्ड टू sue द पार्टनर फॉर हिज शेयर एंड प्रॉफिट इन द प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर उसने इलेक्ट करा कि ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द फर्म, उस केस में उसकी राइट्स एंड लायबिलिटी सारी सीज हो जाएंगी। स्यू भी कर सकता है अपने शेयर के लिए, लेट्स से कि उसका कोई पैसा बाकी रह गया था, उसके शेयर के 2 लाख रुपीस बाकी रह गए थे, तो ही कैन स्यू इट। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, अगर हम चारों आपस में मिलकर पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं तो फॉर श्योर हमारी कुछ राइट भी होंगे एक दूसरे के लिए, क्योंकि हम एज अ प्रिंसिपल और एजेंट दोनों एक्ट करने वाले हैं, तो हमारे कुछ राइट भी होंगे और कुछ ड्यूटीज भी होंगी जो हमें करने हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे राइट्स। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। वेरी सिंपल, कि हमें डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का राइट है। Every partner has a right to free access of all records, books and accounts and also to examine। प्रॉफिट में राइट है हमारा। A person who has contributed more than the share of the capital for the purpose of business is entitled to interest at a agreed rate। और अगर इंटरेस्ट अग्रीड नहीं करा गया तो 6% पर एनम। अगर किसी पर्सन ने नॉर्मल जितना शेयर बनता था उसका कैपिटल का उससे ज्यादा पैसे डाले हैं तो वो उस पर इंटरेस्ट भी ले सकता है। बट कोई भी पार्टनर क्लेम नहीं कर सकता अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट टू पे। अग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं इंटरेस्ट लूंगा जो भी मैं एक्स्ट्रा कैपिटल दे रहा हूँ। अगर इंटरेस्ट दूंगा ये अग्रीमेंट में लिखा है बट रेट नहीं लिखा तो भी एज्यूम कि वो 6%। A partner is entitled to be indemnified by the firm for all the expenses incurred, all the payment made in respect of partnership debt and disbursement needing emergency। मीन्स कि अगर पार्टनर ने कोई भी एक्सपेंसेस खर्च करे हैं, कोई भी यू कैन से पैसे खर्च करे हैं फॉर द पार्टनरशिप फर्म, किसी को भी पेमेंट करी है, लेट्स से कि हम 4 पार्टनर है, मैं मार्केट गया था, मेरा क्रेडिटर है मिस्टर वाई, उसने बोला कि सर आपके पैसे बाकी इतने तो आप दे दो, उस वक्त मेरे पास अवेलेबल थे मैंने दे दिए।
तो मैं वो फर्दर रीइंबर्स ले सकती हूँ किससे, फर्म से। ये मेरा राइट है कि मैंने जो भी एक्सपेंसेस इनकर करे, मैंने जो भी पेमेंट्स करी, वो मैं फर्म से वापस लूँ। Every partner is as a rule a joint owner of the partnership property and have it applied exclusively for the purpose of partnership. जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, इवन तो हम ज्वाइंट ओनर है, बट वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ही यूज होनी चाहिए। A partner has the power to act in an emergency for protecting the firm from loss. पार्टनर के पास पावर होती है कि कोई भी इमरजेंसी है जिसमें कुछ लॉस हो सकता है, लेट्स से कि कुछ पेरिशेबल नेचर के हमारे पास गुड्स पड़े थे, बारिश आ गई, बाहर रखे हैं, तो मेरे पास राइट है कि मैं उस टाइम पे कुछ भी उनके लिए एक्शंस ले सकती हूँ। टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर विदाउट हिज कंसेंट। हर पार्टनर के पास, अभी हमने पढ़ा ना, जब भी एडमिट होना है हमें सारे पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है। तो सेम कि पार्टनर के पास राइट होता है कि मैं किसी नए पर्सन को ना आने दूं, मैं अपना कंसेंट ही नहीं दूंगा तो वो पर्सन हमारा पार्टनरशिप बिजनेस में आ भी नहीं पाएगा। दैट इज माई राइट कि मैं इस पर्सन को अपनी पार्टनरशिप में चाहता हूँ कि नहीं चाहता। एज अ राइट टू रिटायर, एज अ राइट टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप, an incoming partner will not be liable for any debt before he become a partner, and outgoing partner has a right to carry on under circumstances. मीन्स कि अगर कोई इनकमिंग पार्टनर आ रहा है तो उसका राइट है कि जो इस मीन्स आज की डेट में अगर किसी पार्टनर ने हमारी पार्टनरशिप में एंटर करा तो वो पहले के एक्ट के लिए क्यों लायबल होगा? होना ही नहीं चाहिए ना। अगर मैं आज की डेट में यहाँ पे यू कैन से कि आपकी पार्टनरशिप में आती तो आपने इससे पहले जो भी कांड कर रखे हैं, जो कुछ भी कर रखा है, मैं उसके लिए थोड़ी लायबल होंगी। मैं तो अपने आने के बाद का संभालूंगी ना, मैं उस दिन से लायबल होंगी। एंड द सेम विद आउटगोइंग पार्टनर की वो जब तक है तब तक ही लायबल है, उसके बाद के लिए नहीं है। एंड आउटगोइंग पार्टनर के पास राइट होता है कि वो कोई भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस अगर चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। नेक्स्ट, अब पार्टनर की ड्यूटी होती है। अब हमने पढ़ तो लिया राइट क्या होता है पार्टनर का क्या हक है, ये हक है, वो हक है कि पार्टनर ऐसे कर सकता है, वैसे कर सकता है, बट कुछ ड्यूटीज भी तो होंगी, पार्टनर को भी तो कुछ करना होगा फॉर्म के लिए। तो व्हाट अ पार्टनर शुड डू, बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम ना करे, वो फर्म के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। जस्ट एंड फेथफुल टू अदर पार्टनर्स, जस्ट एंड फेथफुल टू अदर पार्टनर्स, क्योंकि वो प्रिंसिपल भी एजेंट भी है, वो अपने अदर पार्टनर्स के लिए फेथफुल होना चाहिए, उनसे ही ऐसा ना हो कि उनसे ही घपलेबाजी कर रहा है। नेक्स्ट, अ पार्टनर इज बाउंड टू कीप एंड रेंडर ट्रू, प्रॉपर एंड करेक्ट अकाउंट. Utmost good faith between the partner is the rule, and one partner must not take advantage of the other. As an agent, every partner is bound to communicate full information. हमें सारी की सारी information communicate करनी है. Every partner must account for any benefits derived from the partnership without the consent of the other partner. मतलब अगर मेरे को पार्टनरशिप के बिजनेस में कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट डराइव हो तो मेरे को वो पार्टनर्स को बताना है, उसको बुक्स में लेना है, मेरे को कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं अर्न करना है। The partner must not compete with the firm without the consent of the other partner. Any profit made वो फर्म क्लेम कर सकती है। आप अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि पार्टनर का राइट है कॉम्पिटिटिव बिजनेस में जा सकता है। आउटगोइंग पार्टनर का राइट है, वो भी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे हम जो हमारे साथ पार्टनर है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो नहीं कंप्लीट कर सकते अकाउंट से। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू शेयर लॉसेस इक्वली। अगर अग्रीमेंट में कुछ और लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज लॉसेस भी इक्वली बांटेंगे। मस्ट होल्ड एंड यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द फर्म। अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी फर्म की प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता। Every partner is bound to indemnify the firm for any loss caused by fraud in the conduct of business. अगर मैंने कोई फ्रॉड कर दिया जिसकी वजह से फर्म को लॉस हो गया तो उसके लिए मेरे को उन्हें इंडेमनीफाई करना पड़ता, कंपनसेट करना पड़ता। इट इज माई ड्यूटी। A partner who is guilty of willful neglect in the conduct of the business and the firm suffers loss, तो सेम वही कि अगर मैंने बिल्कुल कुछ ऐसा निगलेक्ट कर दिया जिसकी वजह से फर्म को लॉस हो गया तो मेरे को कंपनसेट करना पड़ेगा। कोई भी पार्टनर अपने राइट को
इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बट अ पार्टनर में असाइन द पार्टनरशिप एसेट में कर सकता है वो भी, but the assignee or transfer will have no right to ask for the account or to interfere in the management of the business. He would be entitled only to share the actual profit. जो actual profit होगा उसमें ही हम उसको शेयर देंगे, वो अलग से आके हमसे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांग सकता. Bound to act within the scope of his actual authority. If he exceeds the authority, he shall compensate the other partner for loss unless they ratify the same. हर पार्टनर की कुछ बाउंडेशन होगी जिसमें हम हर पार्टनर के म्यूचुअली राइट्स और ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करते हैं. अगर वो अपनी अथॉरिटी से बाहर आकर काम करता है और फर्म को कुछ भी लॉस होता है तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा अनलेस बाकी के पार्टनर्स ने उसके एक्ट को रेक्टिफाई कर दिया, अप्रूव कर दिया, पोस्ट फैक्ट का अप्रूवल दे दी कि मींस एक्ट होने के बाद अप्रूव कर रहे, उस केस में वो बच सकता है, अदरवाइज उसे कंपनसेट करना पड़ेगा. Next is relation of partners by third person. Relation of partners to third parties. Third parties से relation क्या है partners का? तो first is partners as agent. ये हमने पढ़ लिया कि every partner is an agent of the firm or other partners for the purpose of business. It's visible, I guess. Yes. तो पार्टनर एज एजेंट हमने पढ़ लिया कि हर एक पार्टनर एजेंट है किसका, फर्म का और अदर पार्टनर, प्रिंसिपल और एजेंट. तो दिस इज इट. सारे पार्टनर्स के एक्ट क्या होंगे, यूजुअल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करे जा रहे हैं तो बाइंड करेंगे फर्म को और उसके पार्टनर को, अनलेस इन केसेस में बाइंड नहीं करेंगे जब पार्टनर को उसकी अथॉरिटी ही नहीं है करने की. पार्टनर जो डील कर रहा है तो जो उस पार्टनर के साथ डील कर रहा है उस पर्सन को पता है कि इसको ये अथॉरिटी नहीं है, डज नॉट नो और बिलीव इट टू बी अ पार्टनर, या फिर पर्सन को पता है कि वो उस फर्म का पार्टनर ही नहीं. यहाँ पर एंड है, यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरप्रिटेशन के लिए. जनरली ये सब इग्नोरिंग टर्म्स होती है बट इंटरप्रिटेशन के लिए आपको हर एक वर्ड को अच्छे से फोकस करते हुए चलना है. एंड मीन्स ये तो मैंडेटरी है, इन दोनों में से कोई भी एक अगर प्रेजेंट है तो हमारा यू कैन से कि पार्टनर्स और फर्म, अदर पार्टनर्स और फर्म लायबल नहीं है. तो पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है, ये तो मैंडेटरी है कि पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है. फर्दर जो पर्सन डील करे चाहे तो उसको नॉलेज है कि वो उसको अथॉरिटी नहीं है या फिर उसको पता है कि वो उसका पार्टनर नहीं है, इन दोनों में से कुछ भी हो. अथॉरिटी नहीं है, दिस इज फिक्स्ड. नेक्स्ट इज जो पर्सन डील करे उसको पता है अथॉरिटी नहीं है या फिर बिलीव करता है कि वो पार्टनर नहीं है. नेक्स्ट, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या होता है, मीन्स द कैपेसिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड द फर्म. मीन्स कि हम क्या क्या उसको पावर्स दे रहे हैं कि वो क्या कर सकता है, किन किन एक्ट से हम अपने आप को बाइंड करा रहे हैं. तो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड मतलब क्या होता है. इम्प्लाइड अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन. इम्प्लाइड अथॉरिटी जो हम मानेंगे वो सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन मानेंगे. इम्प्लाइड मीन्स बेसिकली कि जो नेसेसिटी है कि हाँ करनी है नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हुए वो इम्प्लाइड है कि हर पर्सन के पास है या फिर ऐसा कुछ. द एक्ट डन मस्ट रिलेट टू द नॉर्मल बिजनेस. इम्प्लाइड अथॉरिटी हम कब मानेंगे, जब जो हमारे फर्म का बिजनेस है उससे रिलेटेड कोई एक्ट करा गया है तो. यूजुअल वे में करा गया है, मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म, फर्म के ही नाम पे करा गया है तो हम क्या मानेंगे कि उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है.
दीज आर द पॉइंट्स। बिजनेस के लिए करा गया है, यूजुअल वे में करा गया है, फॉर्म के नाम पे करा गया, तो इट मीन्स कि दैट पर्सन हैज द इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब कौन कौन से एक्ट्स हमारे इम्प्लाइड अथॉरिटी में आते हैं? फॉलोइंग एक्ट्स आर अंडर द इम्प्लाइड अथॉरिटी। फॉर्म के गुड को बेचना इम्प्लाइड अथॉरिटी की, मीन्स पार्टनर के पास वो अथॉरिटी है। गुड्स परचेज करना, एक्सेप्ट करना कोई भी पेमेंट, इंगेज करना और एम्प्लॉयज को डिस्चार्ज करना, इनमें ये सारी हमारी क्या है? इम्प्लाइड अथॉरिटी है। अब मैं अगर किसी फर्म की पार्टनर हूँ तो भाई मेरे पास पावर परमिशन है कि मैं गुड बेच सकूं, खरीद सकूं, एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकूं, निकाल सकूं, पेमेंट कोई आ गया तो उसको ले सकूं। तो दीज आर द इम्प्लाइड अथॉरिटी। और अगर वही ट्रेडिंग फर्म है, जैसे हमारा ट्रेडिंग ऑफ अपैरल का बिजनेस है, तो उस केस में बोरो करना मनी, एक्सेप्ट करना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, मेक करना, इशू करना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और अटॉर्नी अपॉइंट करना ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ट्रेडिंग के केस में ना बहुत सारी चीजें क्रेडिट्स हो जाती है, क्योंकि आप ट्रेड करते हो, यहाँ से सेल करो, यहाँ परचेज करो, तो बहुत सारी चीजें क्रेडिट हो जाती है, इसलिए ये एक्स्ट्रा पावर दी गई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, मनी को बोरो करने की और सॉलिसिटर अपॉइंट करने की। नेक्स्ट इज एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। कौन कौन से एक्ट हम मानेंगे कि ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है? अनलेस वहां का कस्टम बोलता हूँ या कोई ट्रेड बोलता हूँ, ये सब इम्प्लाइड अथॉरिटी आपकी नहीं है। सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस टू आर्बिट्रेशन। हमारा किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है और हमारा कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वो डिस्प्यूट मैंने जाकर आर्बिट्रेशन सबमिट कर, मैं नहीं करा सकती, मेरे पास इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। बैंक अकाउंट ओपन करना ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, आप बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो, दैट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी। बट आप फर्म के नाम पे, अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन आप नहीं करा सकते। नेक्स्ट, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म। लेट से कि हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा था जिसमें 10 करोड़ का डिस्प्यूट चल रहा था, मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है जी 4 करोड़ में सेटल डाउन कर, तो दैट आप नहीं कर सकते, दिस इज नॉट एन इम्प्लाइड अथॉरिटी। विड्रॉ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी फाइल था, मैंने जाके विड्रॉ नहीं कर सकते। एडमिट एनी लायबिलिटी नहीं कर सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली फर्म के नाम पे, नहीं कर सकते। मूवेबल कर सकते हो, इमूवेबल नहीं कर सकते। ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अभी हमने क्या करा? पार्टनर कौन हो सकता है आपका? कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म भी किसी और पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर हो सकती है, तो आप नहीं कर सकते अनलेस आपके पास वो अथॉरिटी दी गई हो या फिर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स डज नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ पार्टनर्स लायबिलिटी। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? express contract to extend or implied but third party will be bound by such name only when they are notice of the means, जो भी implied authority है हम उसको extend भी कर सकते हैं और limit भी कर सकते हैं, बट थर्ड पार्टी उस एक्ट से वो होगी क्या? बाइंड होगी क्या? ओनली तब होगी जब उसको उसके नोटिस है कि ये इम्प्लाइड अथॉरिटी दी गई है। जैसे कि हमने किसी पर्सन को इम्प्लाइड अथॉरिटी में दे दिया कि भाई तू कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट कर सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो, तो और अगर उस थर्ड पार्टी को नोटिस है तो ही वो माना जाएगा कि वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है। अदरवाइज या फिर कोई भी इम्प्लाइड अथॉरिटी को कम कर रखा है या एक्सटेंड कर रखा है और थर्ड पार्टी को उसकी नॉलेज है, तो ही वो माना जाएगा कि दैट इज द वैलिड एक्ट। अगर थर्ड पार्टी को कोई नॉलेज नहीं है तो दैट इज नॉट एन वैलिड एक्ट। यही है कि और जो हमने पढ़ा पर्सनली लायबल होता है, jointly and severally। ठीक है, all partners are liable jointly and severally for all the acts binding on the firm including liability arising from the contract as well as torts। कॉन्ट्रैक्ट या टॉर्ट से कोई भी लाइबिलिटी अगर होती है तो ज्वाइंटली लाइबल होते हैं पार्टनर्स।
ज्वाइंटली और सेवरली, लेकिन पर्सनली लायबल होते हैं, प्रोवाइडेड कि एक्ट आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है। लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर फर्म की क्या लायबिलिटी है? एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर द नेग्लिजेंस एंड फ्रॉड ऑफ द अदर पार्टनर इन द कोर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। अ पार्टनर बाइंड द फर्म if he acts as agent, the firm is similarly liable where a partner comes to court with the authority of his co-partners. जैसे कि पार्टनर लाइबल होता है फॉर द नेग्लिजेंस और फ्रॉड ऑफ अदर पार्टनर्स, वैसे ही फर्म भी लाइबल होती है फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर्स। इसमें एक एग्जांपल है कि अगर पार्टनर ने विद इन द स्कोप ऑफ हिज अपेरेंट अथॉरिटी एक्ट करा है और रिसीव करी कोई प्रॉपर्टी और उसको मिसअप्लाई कर दिया तो फर्म हमारी लाइबल होगी। इनकमिंग पार्टनर की लायबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस डेट से उसने ज्वाइन करा उस डेट के और उसके बाद के एक्ट्स के लिए लायबल है, उससे पहले के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं है। लायबिलिटी ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब वो जा रहा है वो उसके पहले के एक्ट्स के लिए लायबल है, उसके बाद के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं है, प्रोवाइडेड उसने पब्लिक नोटिस जहां पर भी रिक्वायरमेंट है, जैसे एक्टिव पार्टनर के केस में पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड है तो उसने दे दी, नॉमिनल पार्टनर के केस में पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड है तो उसने दे दिया। Death or insolvency, the estate of a partner who dies or who becomes insolvent is not liable for partnership debt contracted after the death or insolvency incurred before the death. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई वो या इंसॉल्वेंट हो गया तो वो उस दिन के पहले के एक्ट के लिए लायबल है, उस दिन के बाद के एक्ट के लिए लायबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसोल्यूशन which we will cover in our next lecture. That's all from my side for today. Thank you so much for your time. Thank you.